हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समृद्धि शर्मा। आज मैं फिर आ चुकी हूँ आपके सामने एक साइंस का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मास और वेट के ऊपर। और ये बेसिक टर्म्स हैं फिज़िक्स की, और ये टर्म्स जो है ना आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। तो इसीलिए आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आए, और क्या पता इसमें से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो हमारी पहली टर्म है स्पीड और वेलोसिटी। तो चलिए पहले स्पीड स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स की भाषा में? स्पीड, किसी बॉडी की स्पीड को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पर यूनिट टाइम में। किसी बॉडी ने पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसे हम उसकी स्पीड कहेंगे सिंपली। दैट इज फॉर्मूला उसका देख लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अगर कोई बॉडी है वो एस डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है टी टाइम में, अगर वो एस डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है टी टाइम में, तो उसकी स्पीड क्या होगी? v। और वो स्पीड कैसे डिफाइन की जाएगी? v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। एस आ जाएगा हमारा डिस्टेंस, टी आ जाएगा हमारा टाइम, और v आ जाएगी हमारी स्पीड। हमारी स्पीड क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? स्पीड हमारी जो होती है उसका मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। तो स्पीड का हमारा ऐसा यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का हमारा यूनिट होता है मीटर और टाइम का हमारा यूनिट होता है सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, इसीलिए हमारी स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा, ऐसा यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो लेकिन इसके और भी कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर, और ये भी हमारे स्पीड के ही यूनिट्स हैं। तो अगर हमने स्पीड को डिफरेंट बॉडीज़ की स्पीड को कंपेयर करना होगा, तो हमें उसके जो स्पीड के यूनिट्स होंगे वो सारे के सारे सेम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्पीड का यूनिट है 20 मीटर पर सेकेंड और दूसरी स्पीड का यूनिट है, किसी दूसरी बॉडी की स्पीड का यूनिट है 20 किलोमीटर पर और। तो इसमें जो होगा डिफरेंस होगा, कंपैरिजन के लिए हमें उनके यूनिट जो है सेम करने पड़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, इसको हम क्या डिफाइन करेंगे? कोई बॉडी है, अगर उसने बहुत सारे डिस्टेंस ट्रैवल किया, जैसे कि वो यहाँ से जाती है जम्मू से फिर वापस आती है रामबन, और हमने देखना है कि ये उसका टोटल डिस्टेंस में क्या हो, कितनी स्पीड रही है टोटल डिस्टेंस में, मतलब जितना भी उसका डिस्टेंस था उसमें कितनी स्पीड रही है। तो उसको हमने डिफाइन करने के लिए, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपॉन टोटल टाइम टेकन कर देंगे। ये भी वैसा ही था, लेकिन इसमें क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, मतलब कि जितना उसने 2-3 डिस्टेंस कवर किए हैं उन 2-3 डिस्टेंसेस को प्लस करके अपॉन टोटल टाइम टेकन हम कर देंगे। और एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड है जैसे अगर कोई बॉडी है उसने एस डिस्टेंस ट्रैवल किया है वही पहले वाला और टी टाइम में, तो उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी एस अपॉन टी। फॉर्मूला वही होता है, पर इसमें थोड़ा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब 1-2-3 डिस्टेंस भी कोई बॉडी कवर कर सकती है। इसका भी ऐसा यूनिट वही होगा मीटर पर सेकेंड, और इसको भी हम जो है किलोमीटर पर और सेंटीमीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमारी आ जाती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इसी को हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। कांस्टेंट मतलब स्पीड जो होगी सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसकी स्पीड को कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था। लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता है कि वो टाइम इंटरवल्स कितने छोटे हैं या कितने बड़े हैं, ये मैटर नहीं करता है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर कोई कार है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 20 मीटर पर मिनट, इसका मतलब वो हर 1 मिनट में 20 मीटर कवर कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि वो हर 1 मिनट में 20 मीटर कवर कर। ऐसा नहीं होता कि 1 मिनट में वो 20 मीटर कर रही है, अगले मिनट में उससे 10 मीटर हुआ, फिर वो कांस्टेंट स्पीड नहीं हुई, फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं हुई, फिर वो आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
जो कि हमारा अगला टॉपिक है। इस किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, किसी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये टर्म देख लेना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, ऊपर भी क्या था, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अनइक्वल नहीं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम इंटरवल उतना ही रहेगा लेकिन उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें वो मैटर नहीं करता है कि स्मॉल इंटरवल्स कितने छोटे हैं, तब हम उस बॉडी को कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में था। चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं पहले वाली। अगर कोई बॉडी है वो 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रही है, ठीक है, मतलब कि वो 20 मीटर कवर कर रही है 1 मिनट में, लेकिन अगले मिनट में उससे 20 मीटर कवर नहीं होता है, मान लो उससे 15 मीटर ही कवर होता है, तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। टाइम इंटरवल उतना ही था 1 मिनट, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो गया, पहले 20 मीटर था फिर 15 मीटर हो गया, इसीलिए हम इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। इसका मतलब यही होगा ना कि उसकी स्पीड में कोई चेंज आया होगा तभी उससे कम डिस्टेंस कवर हुआ। अगर स्पीड में चेंज नहीं आया होता, उतनी ही स्पीड होती, यूनिफॉर्म स्पीड होती, तो टाइम जो था उतने टाइम में उतना डिस्टेंस कवर हो जाना था। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है इसकी एग्जाम्पल, जब कोई कार जो है क्राउडेड रोड में चल रही है, मतलब क्राउडेड रोड मतलब ट्रैफिक होगा तो कार क्या करती है, कभी चलती है कभी रुक जाती है, कभी चलती है कभी रुक जाती है, मतलब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती। और मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की ही एग्जाम्पल है। क्यों, जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है ना, वो एक्सेलरेट करती है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलती, वो एक्सेलरेट करती है, इसीलिए जो होती है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, तो इसीलिए वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा स्पीड का टॉपिक जो है ख़त्म हो चुका है, उसे वेलोसिटी कहते हैं। अब क्या होती है वेलोसिटी, फिर से बताती हूँ एक बार। कोई बॉडी जब पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल करे पर एक ही डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम में जब कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करे, तब हम उसकी स्पीड को क्या कहेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी। इन अदर वर्ड्स, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ द बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब कि वेलोसिटी भी स्पीड होती है किसी बॉडी की, लेकिन एक डेफिनेट डायरेक्शन में। अब हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। स्पीड में क्या था, बस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, लेकिन वेलोसिटी में क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है किसी एक डायरेक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन की जगह क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। हमारी स्पीड क्या होती थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो हमारी वेलोसिटी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो अब ये वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी। अब वो देखते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो होता ही, लेकिन उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। कहा ना हमने, एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब कोई डायरेक्शन भी होती है उसकी, तो वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके यूनिट वही होंगे जो स्पीड के होंगे, क्योंकि वो भी एक हिसाब की स्पीड ही होती है, उसके भी वही यूनिट होंगे, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो होगी चेंज हो जाएगी किसी बॉडी की जब उसकी स्पीड चेंज होगी और मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी, या फिर दोनों जब चेंज होंगे तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब देखते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमने एवरेज स्पीड देखा था, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी होती है अगर उसने 2-4 डिस्प्लेसमेंट्स कवर की हैं। जैसे यहाँ से, अब स्ट्रेट लाइन पाथ तो है नहीं यहाँ से जम्मू वगैरह, जैसे चिनानी नाशरी टनल है, उसमें भी थोड़ा सा कर्व है, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो स्ट्रेट है, तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट हुई चिनानी नाशरी टनल। तो हम यहाँ से नाशरी से चिनानी गए और चिनानी से फिर नाशरी आए, फिर नाशरी से चिनानी की, कितनी डिस्प्लेसमेंट्स कवर की उसने, 3 डिस्प्लेसमेंट्स कवर की। और हमने देखना है उस डिस्प्लेसमेंट का कितना मतलब कि मैग्नीट्यूड है अपॉन टोटल टाइम टेकन।
अब इसको हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी ने कवर की, डिवाइड कर देना है उन 3 डिस्प्लेसमेंट्स को कवर करने में कितना टाइम लगा, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन के साथ, तो आ जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी v इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम x लेते हैं, ओके, और t तो हमारा टाइम होता है और v हमारी आ जाती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर कोई पोजीशंस हमें बताई हुई, ये नहीं बताया कि उसने एक डिस्प्लेसमेंट इतने किलोमीटर की ली, एक दूसरी डिस्प्लेसमेंट इतने किलोमीटर की ली, अगर हमें किसी ने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर कोई बॉडी है उसकी एक पोजीशन थी x1 और दूसरी पोजीशन थी x2, मतलब स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन x1 और फाइनल पोजीशन x2 किसी ऑब्जेक्ट की, लेकिन टाइम t1 और t2 में, t1 में x1 पोजीशन और t2 में x2 पोजीशन, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी t1 से t2 तक, तब एवरेज वेलोसिटी होगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम जो होगा लास्ट वाला टाइम, अब माइनस कर देना है स्टार्ट वाला टाइम, ओके, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये आ जाएगी हमारा एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले। एक आ जाएगा एक्स अपॉन टी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, दूसरा अगर पोजीशंस बताई होंगी तब आ जाएगा x2 अपॉन x1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये आ भी सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में कि जब पोजीशंस बताई होंगी तो तब एवरेज वेलोसिटी कैसे होती है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वही ये स्टेटमेंट में वही बताया हुआ है कि जब किसी बॉडी की स्ट्रेट लाइन में किसी कंटिन्यूसली जो यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से, तो तब उसकी वेलोसिटी जो कि अर्थमेटिक मीन होगा उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बताया जब कोई हमें वेलोसिटीज़ बताई होंगी, वेलोसिटीज़ पोजीशंस नहीं बताई होंगी, जब हमें वेलोसिटीज़ बताई होंगी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी इतनी थी और फाइनल वेलोसिटी उसकी इतनी थी, तब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी का तीसरा फॉर्मूला है ये। एवरेज वेलोसिटी तब क्या होगी, जब हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बताई होगी लेकिन वो अगर बॉडी यूनिफॉर्म रेट से चल रही होगी, तब हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, मतलब उनका अर्थमेटिक मीन, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन जो है हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। मैथमेटिकली हम इसको देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी u प्लस वी अपॉन 2, ओके। तो चलो ये भी हो गया हमारा। तो अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। जैसे हमने पीछे यूनिफॉर्म स्पीड देखी थी उसी की तरह है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते थे, वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। बॉडी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तभी कहेंगे अगर वो जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसमें भी वही है कि इसमें भी ये मैटर नहीं करता है कि कितने वो टाइम इंटरवल्स कितने छोटे हैं, कितने भी छोटे हो सकते हैं, 1 सेकेंड का भी डिफरेंस हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ओके। तो मतलब कि वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड में ये डिफरेंस था कि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात है और स्पीड में क्या है, डिस्टेंस की बात, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है, कभी यहाँ जाओ तो कभी वहाँ जाओ, ठीक है। हो गया हमारा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एग्जांपल, अगर कोई कार जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब हमारी जो है ये आ गई डायरेक्शन आ गई और स्ट्रेट लाइन में मूव करी, मतलब ये हमारा डिस्टेंस भी कवर हो गया। इसका मतलब ये क्या, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, लेकिन विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि स्पीड उसकी सेम है, तब हम उसको कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में थी। मतलब कि अगर कोई बॉडी है वो उसने स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, लेकिन वो कितना कवर कर रही है, 20 मीटर पर मिनट जो है कवर कर रही है, 20 मीटर पर मिनट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। डिस्टेंस नहीं, पहले डिस्टेंस था, अब डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है।
तो तब अगर अगले मिनट में भी 20 मीटर कवर करती है, उससे अगले मिनट में भी 20 मीटर कवर करती है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी। तब हम उसको कहेंगे कि वो जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी। तब उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी। ठीक है, अब कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है। वेरिएबल का मतलब ये होता है जो चेंज होता रहे, बार बार चेंज होता रहे। ठीक है, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं किसी बॉडी का। एक बॉडी जो है वेरिएबल वेलोसिटी में तब होगी जब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगी, मतलब उसकी स्पीड जो है बार बार चेंज होती रहे, मतलब कि वो एक्सेलरेट भी कर सकती है और डी एक्सेलरेट भी कर सकती है। और उसको हम वेरिएबल वेलोसिटी में तब भी कहेंगे जब उसकी डायरेक्शन जो है चेंज होती रहे, बार बार उसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी हम कहेंगे कि वो वेरिएबल मोशन में थी। ठीक है, लेकिन या तो ये भी हो सकता है कि दोनों स्पीड भी उसकी चेंज हो रही हो और ये डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो टाइम के साथ, तब भी हम कह सकते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में था। जब ये तीनों की तीनों कंडीशंस किसी के ऊपर अप्लाई हो रही होंगी, कंडीशंस जो है सारी की सारी अप्लाई हो रही होंगी, तब हम किसी उस बॉडी को कह सकते हैं कि वो क्या थी, वेरिएबल वेलोसिटी में थी, वेरिएबल वेलोसिटी में थी। ओके, हमारे वेरिएबल वेलोसिटी भी हो गया। मतलब अब आता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है। अभी तक तो हमने पूरे सफ़र में कितनी वेलोसिटी थी या फिर पूरे सफ़र में कितनी स्पीड थी, इसका पता लगाया कैसे निकालते हैं, क्या होती है ये। अब हम देखेंगे किसी फिक्स्ड पोजीशन पे, किसी एक इंस्टेंट पे किसी बॉडी की वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब किसी पाथ के पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ उस पर कितनी वेलोसिटी थी, तब हम उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो हमारी गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगे होते हैं जहाँ पे हमारी स्पीड बताती है गाड़ी की इतनी स्पीड, वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम की स्पीड बताते हैं ना कि जिस टाइम, मतलब कि इस टाइम पे आपकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की हमें स्पीड बताते हैं और वेलोसिटी बताते हैं। तो उस स्पीड और वेलोसिटी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी यही होती है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें बताओ, जैसे कि अब इस टाइम गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, तो हम स्पीडोमीटर को देख के बता देंगे कि इस स्पीड से चल रही है, तो वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब उस फिक्स्ड टाइम पे, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ पाथ पे जो है कितनी स्पीड है, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी तब कहेंगे जब बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो, और इंस्टेंटेनियस स्पीड तब कहेंगे जब बॉडी जो है डिस्टेंस कवर कर रही हो। ओके, ये तो अब आपको पता ही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा टॉपिक, आगे सम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है अपनी डायरेक्शन चेंज किए बिना, तब उसका एवरेज वेलोसिटी जो होगी एवरेज स्पीड के इक्वल होगी। ये तो सिंपल सी बात है। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे डिस्टेंस तो कवर कर रही है ना, बस ये है कि उसके डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्टेंस वो कवर करता है लेकिन उसके डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो तब उसकी जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो एवरेज स्पीड से इक्वल होगा। ये तो कॉमन सी बात थी, इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा। तो अब दूसरा क्या है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होगी। याद रख लेना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स में से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, वो थोड़ा ना सिंपल स्पीड का फॉर्मूला पूछ लेंगे आपको, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं ये क्या है। जब कोई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है।
अभी मतलब कि 5 मिनट पहले जितनी स्पीड होगी उतनी ही स्पीड 5 मिनट बाद भी होगी, उतनी स्पीड अगले 5 मिनट बाद भी होगी, ठीक है। इसका मतलब तब उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल नहीं हुई। अगर 5 मिनट पहले वही वेलोसिटी थी, अगले 5 मिनट बाद भी वही वेलोसिटी है, अगले 5 मिनट बाद भी वही वेलोसिटी होगी, चाहे हम किसी भी इंस्टेंट पे देखें वेलोसिटी वही होगी, तो तब एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल ही हुई ना, इक्वल। हाँ हुई भाई, हुई। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा दूसरा पॉइंट क्या आता है? आगे हमारा दूसरा पॉइंट है, अगर कोई बॉडी जो है v1 और v2 वेलोसिटी से चल रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तब इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है पर टाइम चेंज नहीं हो रहा है, टाइम सेम है, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी तब इनिशियल वेलोसिटी मतलब v1 + v2/2। सिंपली ये फॉर्मूला था, बस इस और कुछ नहीं था। जब कोई, अब दूसरा देखते हैं ये वाला, जब कोई बॉडी मूव कर रही है और इक्वल डिस्टेंस s जो है, इक्वल डिस्टेंस s कवर कर रही है, लेकिन वेलोसिटी कितनी है? v1 और v2। इसमें टाइम की बात नहीं की है, ये ध्यान रखो किसमें किस चीज़ की बात की है। ऊपर वाले में टाइम की भी बात की थी, लेकिन इसमें टाइम की बात नहीं की है, टाइम की बात नहीं, वेलोसिटी और डिस्टेंस की बात की है कि अगर कोई बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस s कवर कर रही है v1 v2 वेलोसिटी के साथ, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तब उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी 2 × v1 × v2, 2 × v1 × v2 अपॉन v1 + v2। सिंपली ये फार्मूला ये भी याद रख लो आप कि जब कोई बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है v1 v2 वेलोसिटी के साथ, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई कर देना है v1 × v2 के साथ, और फिर नीचे अपॉन में v1 और v2 को हमने क्या कर देना है? प्लस कर देना। ये आ जाएगी उसकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, अब क्या हमारा, हाँ मैंने वही बताया था, ओडोमीटर जो होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, मतलब कि गाड़ियों में जो ओडोमीटर होता है वो हमें क्या बताता है? 2 मीटर लगे होते हैं ना आगे, 2 मीटर गाड़ी के आगे क्या होते हैं वो? एक ओडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। ओडोमीटर हमें बताता है कि गाड़ी ने आज तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, आज तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ओके, इन किलोमीटर्स, लेकिन वो किलोमीटर में बताता है। लेकिन जो हमारा स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल। ये मैंने बताया ना कि जो हमारा स्पीडोमीटर होता है किसी फिक्स्ड पॉइंट में जो स्पीड होगी वो बताएगा। अब ये थोड़ी बताएगा कि 5 मिनट पहले कितनी स्पीड थी या फिर हम कितनी एवरेज स्पीड से चल रहे हैं, वो नहीं, कि इस टाइम कितनी स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है हमारा स्पीडोमीटर, और ओडोमीटर जो है हमें एवरेज, हमारा जो है एवरेज डिस्टेंस बताते हैं कि आज तक हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है इस गाड़ी ने, सॉरी हमने नहीं, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है किलोमीटर्स में, और बताता है किसमें? किलोमीटर्स में। किसमें? किलोमीटर्स में, ठीक है। तो और लेकिन गाड़ी जो मीटर पर सेकेंड में ही बताती है हमें स्पीड। ओके, ये भी हो गया हमारा। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ये भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन देख लेते हैं क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है, टाइम को भी इसमें लेना है, इन्वॉल्व करना है भाई इसमें भी टाइम को। इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, स्पीड में नहीं, वेलोसिटी में, पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में, उसे हम कहेंगे सिंपली उसकी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो गई? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, इसको हम, इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बस रेट का मतलब ही ये होता है कि इसमें टाइम को भी इन्वॉल्व कर दो, डाल दो टाइम को, ठीक है। ये होगी हमारी एक्सेलरेशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है और फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो तब उसका एक्सेलरेशन होगा। लेकिन टाइम t में उसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है,
तो तब उसकी एक्सेलरेशन ए क्या होगी, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, तब उसकी एक्सेलरेशन होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये भी याद रख लो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी और t होता है हमारा टाइम टेकन, कि कितना टाइम लगा है पूरी जर्नी को, ठीक है। अब इसके यूनिट्स निकालते हैं। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ये है इसका एसआई यूनिट। एसआई और इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब कि गाड़ी जो है एक्सेलरेट कर रही है, स्पीड या तो बढ़ा रही है या तो कम कर रही है, मतलब चेंज हो रहा है हमारी, इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ओके। और एसआई यूनिट होता है हमारा एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमने इसमें स्पीड को नहीं वेलोसिटी को लिया है। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। एक्सेलरेशन हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। अगर अब देखते हैं भाई पॉजिटिव कैसे होती है। अगर कोई गाड़ी है किसी वेलोसिटी से चल रही है और वो मतलब कि हर 5 सेकंड में जो है थोड़ी थोड़ी स्पीड, थोड़ी वेलोसिटी, स्पीड नहीं वेलोसिटी जो है बढ़ा रही है, मतलब कि थोड़ी उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। लेकिन जब वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी, तब उसकी जो होगी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी तब, क्यों, हम फार्मूले में लगाते हैं। अगर फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी में से, तो सिंपली है कि हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, फॉर्मूले में डाल के थे। लेकिन नेगेटिव कब आएगा, जब एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन हो रही होगी, मतलब मतलब कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना वो कम हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा और फाइनल वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम हो रही है किसी गाड़ी की, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तब जो होगा हमारी वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। फॉर्मूले में डाल के देख लो, v क्या होगा तब, v कम होगा u ज़्यादा होगा। फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू। जब v कम होगा, छोटे में से बड़ी टर्म निकलती है, बड़े में से छोटी निकलती है, जब छोटे में से बड़ी निकलती है साइन पीछे माइनस का लग जाता है अपॉन t, तो तब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना। ज़ीरो कब होगी, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी कोई ऑब्जेक्ट, तो v हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो तब ज़ीरो ही आ जाएगा। v और u तब जो होंगे इक्वल होंगे, इसलिए हमारी तब एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या दोनों होती है, या ज़ीरो भी होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये वही नीचे वाली लाइन में यही बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा तब उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, ये नोट कर लो, ओके। तो अब आगे क्या है हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, मतलब, लेकिन इसमें वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है इसमें, ओके। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो अगर उसकी वेलोसिटी जो है इक्वल मैग्नीट्यूड से बढ़ रही है या घट रही है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आएगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं चेंज होता है, लेकिन पीछे वाला मतलब कि वेलोसिटी ये चेंज होती रहती है, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगी, इसमें चेंज होगी लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड से चेंज होगी, ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड से। जैसे कि अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है तो पहले वो कितनी वेलोसिटी से चल रही थी, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही थी, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चल रही थी। तो उसने जो है अगले 5 मिनट में वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड पे बढ़ा दी, अगले 5 मिनट में भी उतनी ही बढ़ाई, अगले 5 मिनट में फिर 5 मीटर पर सेकेंड की उसने बढ़ा दी, मतलब 5 मिनट में 5 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ रही है ना। 5 मिनट में टाइम भी इक्वल है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो तब हम उसको कहेंगे कि ये बॉडी जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, तब हम उसको कहेंगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है।
तो चलो अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रही होता है, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है ना, तो वो अंडर ग्रेविटेशन जो होता है, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है। मतलब अगर उसकी 1 सेकेंड में जो है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो अगले 5 मिनट में भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उससे वो इंक्रीज़ करेगा, अगले सेकेंड में वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। अब जब जो मोशन होता है बाइसाइकिल का, लेकिन डाउन द स्लोप ऑफ अ रोड, जब बाइसाइकिल राइडर होता है वो पैडल नहीं कर रहा होता है और जो एयर का रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तब भी जो बाइसाइकिल होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है। तो अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टोटली उल्टा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड से, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अनइक्वल मैग्नीट्यूड से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है जब वेलोसिटी चेंज होगी, तब हम उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही मोशन ऑफ अ कार इन अ क्राउडेड रोड, जब कोई क्राउडेड रोड में होगी कार, तो कभी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ सकती है, कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी और ज़्यादा कम हो सकती है। मतलब कोई मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा, लेकिन टाइम इंटरवल जो है इक्वल होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। अभी तक हमने सिर्फ स्पीड जो है बढ़ाने की बात की कि स्पीड बढ़ती है। अब स्पीड कम भी तो होती है, वो भी तो स्पीड नहीं, सॉरी, वेलोसिटी सॉरी। तो अब वेलोसिटी कम भी तो होती है, बढ़ती थोड़ी है। वेलोसिटी के चेंज में वेलोसिटी बढ़ती भी तो कम भी तो होती है। जब कोई वेलोसिटी जो होगी वेलोसिटी कम होगी, इट मीन्स उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कम होगी इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। इसका मतलब पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी ऑब्जेक्ट की, लेकिन बाद में आस्ता आस्ता वेलोसिटी कम होती गई, तब हम बॉडी को कहेंगे कि वो रिटार्डेशन कर रही थी। मतलब बॉडी जो थी रिटार्ड हो रही थी, उसी को हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब कोई पर्सन जो है, ड्राइवर जो है, ब्रेक अप्लाई करता है चलती गाड़ी में जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी चलते चलते रुक जाएगी ना। पहले वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन बाद में वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब उसको हम कहेंगे कि वो रिटार्डेशन कर रहा है। ठीक है। तो इसके भी वही होते हैं मीटर पर सेकेंड का स्केल। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि वो रिटार्डेशन जो होती है नेगेटिव होती है। मैंने पहले बताया था, जब एक्सेलरेशन कम होती है, चेंज इन वेलोसिटी कम होता है, तब जो होगी वो एक्सेलरेशन नेगेटिव ली जाएगी और उसको स्पेशल नेम दिया गया है रिटार्डेशन। ओके, हमारा रिटार्डेशन भी हो गया, एक्सेलरेशन भी हो गया, सब हो गया। अब आगे क्या है, मतलब एक्सेलरेशन वाला पूरा टॉपिक हो गया। अब है हमारा ग्राफ। अब हमारे ग्राफ क्या कहते हैं। ठीक है। पहला है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर इसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। ये हमें बताता है कि किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हो रही है। मतलब ये टाइम और डिस्टेंस के बीच में ये हमें बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है। ये एक होती है एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ये तो आपको पता है, ग्राफ में नीचे वाली जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, ऊपर वाली वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम जो है टाइम को प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस में हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है। तो अब हमारा पहला क्या है, पहला हमारा कंडीशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। जब कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी, तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है ना, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन शो करता है। ये देख लो, ये है ना स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में स्ट्रेट लाइन होती है ना, ओरिजिन कहते हैं, ये जो होता है ना पॉइंट, इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। यहाँ से स्ट्रेट लाइन होती है। ये हमें क्या बताता है कि अगर T1 में जो है उसने S1 डिस्टेंस कवर किया है, तो T2 में S2 डिस्टेंस कवर किया है। मतलब टाइम के साथ उतना ही डिस्टेंस उसका बढ़ रहा है जितना टाइम बढ़ रहा है।
जितना मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो तब जो होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जब कोई यूनिफॉर्म स्पीड में ऑब्जेक्ट होता है या बॉडी होती है तो तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, ये हो गया हमारा। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगी तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो कंडीशंस दो होंगी, या तो स्पीड बढ़ सकती है या तो स्पीड घट सकती है। जब स्पीड बढ़ रही होगी, जब स्पीड बढ़ रही होगी तब जो होगा, तब हमारा जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, नीचे टाइम होगा ऊपर डिस्टेंस होगा, और इसका एक जो होगा ऊपर के लिए स्लोप होगा, स्लोप। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी ओरिजिन से, स्लोप होगा। इसका मतलब क्या है, कभी स्पीड जो है इस टाइम में ज़्यादा बढ़ी, कभी इस टाइम में स्पीड जो है कम बढ़ी, मतलब कि स्पीड कोई वेरिएबल नहीं, स्पीड जो है वेरिएबल है, कभी ज़्यादा बढ़ रही है कभी कम बढ़ रही है, इसीलिए जो है इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्लोप में होता है, मतलब स्पीड जो है इसमें वेरिएबल शो करती है। ये जो लाइन होती है ना, ये हमें स्पीड शो करती है, जैसे इसमें हमें स्पीड शो करी है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, पहले वाली में हमें स्पीड शो करी थी कि स्पीड जो है एकदम एकदम सेम स्पीड है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब एकदम सेम स्पीड है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है। तो ये भी हो गया हमारा इंक्रीजिंग स्पीड हो गया। अब डिक्रीजिंग स्पीड, जब स्पीड डिक्रीज करी होगी तो ग्राफ कैसा होगा, तब ग्राफ का जो स्लोप होगा ऐसा नीचे के लिए स्लोप होगा। ठीक है, इसमें जो स्पीड घट रही है तो ओरिजिन से जो है ग्राफ नीचे के लिए होगा, ये है ग्राफ ऐसे। टाइम में जो है टाइम ज़्यादा ले रहा है और स्पीड कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, देख लो टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, लेकिन डिस्टेंस कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो रही है ना, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लेगा और डिस्टेंस कम, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ भी है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ में जब बॉडी रेस्ट में होगी, ये आगे एक और केस है जिसमें पैरेलल लाइन होगी, लेकिन वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। लेकिन ये पोजीशन टाइम ग्राफ में जब बॉडी रेस्ट में होगी तब जो होगी हमारी ये लाइन होगी, ये कैसी होगी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। मतलब T1 टाइम में भी उसकी वही पोजीशन थी और T2 टाइम में भी उसकी वही पोजीशन है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में है, पोजीशन वही है, एस पोजीशन ही है। T1 टाइम में भी वही पोजीशन थी और T2 टाइम पे भी वही पोजीशन है। ठीक है, ये लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ का था। आगे ऐसा ही आएगा ग्राफ, लेकिन वो पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं होगा, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। उसमें ये होगा कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ गया, देख लो, ये है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अब क्या होगा, डिस्टेंस टाइम, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी वही होगा, बस इसमें क्या होता है, पहले स्पीड टाइम ग्राफ में क्या था, मतलब कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जब यूनिफॉर्म स्पीड थी तब यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या, डिस्प्लेसमेंट, बस इतना सा फ़र्क है। और जब यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो हमें पता है कि ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब कि जितना टाइम ले रहा है उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, मतलब टाइम के साथ ही डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही है। ठीक है, तो अब हमारा ये भी हो गया। अब है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में स्लोप क्या था, ऊपर के लिए था, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, कर्व होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ नहीं हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही है। ठीक है, ये होते हमारे सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस बता रहे थे हमें कि टाइम के साथ कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब हमें बताएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कि टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आया है,
वेलोसिटी का पता ही है कि स्ट्रेट लाइन में ही जा रही होगी, डिस्प्लेसमेंट ही होगा उसमें, ठीक है। इसमें क्या था पीछे वाले में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो लाइन थी ना, ये हमें वेलोसिटी शो करती थी। ये लाइन जो थी वेलोसिटी शो करती थी, ये देख लो, इसमें भी, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रही है, तो इसमें क्या कर रही है, इसमें हमें शो करी है कि बॉडी रेस्ट पे है, ठीक, मतलब तभी स्पीड ही शो करी है ना, वेलोसिटी शो करी है कि बॉडी रेस्ट पे उसकी वेलोसिटी जो है 0 है, ओके। तो इसमें क्या करी थी, इसमें भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड शो करी है, ठीक है। लेकिन जो हमारा आगे ये है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें जो ये लाइन होगी ना, ये हमें बताएगी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट है। ऊपर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो लाइन थी, ये हमें क्या बताती थी, ये हमें वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में बताती थी। लेकिन इसमें क्या बताएगा, ये लाइन क्या बताएगी, ग्राफ नहीं लाइन, लाइन हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगी, लेकिन ये ग्राफ हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में बताएगा कि वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यही स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या पता लग सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी मूविंग बॉडी की एक पर्टिकुलर टाइम में ये क्या वेलोसिटी थी, और मोशन भी बता सकते हैं, नेचर भी बता सकते हैं मोशन का कि कौन सा मोशन था। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में था, तो उसकी क्या थी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था ना, बता सकते थे हम। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जब यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो और क्या बता सकते हैं हम, इसमें एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं बॉडी की। एक्सेलरेशन जब स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगा एक्सेलरेशन का, ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा। लेकिन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जब पीछे कांस्टेंट वेलोसिटी से था तो तब ग्राफ कैसा था, ऐसे था, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन था ना। ये क्या है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो पोजीशन टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तब ग्राफ कैसा होगा, तब ग्राफ जो होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पोजीशन टाइम ग्राफ में भी हमने पैरेलल टू टाइम एक्सिस देखा था ना, पोजीशन टाइम ग्राफ, लेकिन तब बॉडी रेस्ट में थी, अब बॉडी रेस्ट में नहीं, अब बॉडी रेस्ट में नहीं है। अब हमें ये वेलोसिटी के बारे में बताएगा कि इतने टाइम में भी, t1 टाइम में भी उसकी वही वेलोसिटी थी और t2 टाइम में भी उसकी वही वेलोसिटी थी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। बस इसको ज़्यादा नहीं खींचना है, बस इतना याद रख लो कि जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, जब वेलोसिटी जो होती है यूनिफॉर्म होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तब जो उसका ग्राफ होता है वो पैरेलल होता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, ओके। तो चलो आगे चलते हैं। आगे दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन ये है कि जब बॉडी जो होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पीछे वाला देख लेते हैं, पीछे वाला क्या था, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेके डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब यूनिफॉर्म स्पीड में था तब ऐसा ग्राफ था ना, वैसे ही जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब जो होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, उसमें यूनिफॉर्म स्पीड थी ना, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, तब टाइम ग्राफ कैसा होगा। लेकिन पहला देख लेते हैं हम, जब ओरिजिन से स्टार्ट होगी, जब कोई बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट होगी, तब ग्राफ कैसा होगा। जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही होगी, मतलब रेस्ट से इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, तब वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। एक्स एक्सिस हमें टाइम बताता है, वाई एक्सिस हमें वेलोसिटी बताती है। तब जो होगा टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या बताता है हमें कि t1 टाइम में v1 वेलोसिटी थी और t2 टाइम में v2 वेलोसिटी है, मतलब जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है उतनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखेंगे ना, t1 और t2 के बीच में और v1 और v2 के बीच में, ये जो होगा इक्वल होगा। इसका मतलब जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है उतनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोड में है। एक्सेलरेशन क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है उतनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। भाई वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, ओके। अब आगे देखते हैं आगे क्या है।
जब बॉडी इनिशियली रेस्ट में नहीं होगी, है इसी का पार्ट है ये कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहाँ से स्टार्ट होगी, रेस्ट से स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे जो है बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, किसी एक्सेलरेशन से, मतलब किसी वेलोसिटी से ही स्टार्ट हो रही है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी में इसमें कोई ना कोई वैल्यू है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ना, वैसे इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो सकती है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है। इसमें भी ग्राफ वैसे ही होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, लेकिन थोड़ा जो है ओरिजिन से ऊपर से होता है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर इसमें वैल्यूज़ डालेंगे ना, यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दी हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड। मतलब मैंने 2 मीटर का इसमें डिफरेंस रखा है। कॉमन डिफरेंस कितना रखा है? 2 मीटर का, 2 मीटर पर सेकंड का। यहाँ पे हमने 2 सेकंड्स ले लिए, फिर 4 सेकंड्स, फिर 6 सेकंड्स, ठीक है। मतलब 2 का टाइम हमने रखा, टाइम भी। तो अगर ये ऐसे होगा, मतलब 4 मीटर पर सेकंड से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, टाइम क्या? टाइम 2 सेकंड। मतलब 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी पहले क्या थी? 4 मीटर पर सेकंड। फिर आगे वेलोसिटी बढ़ गई, ये क्या आ गई? 6, लेकिन टाइम क्या है? 4। 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन इनिशियली बॉडी जो है रेस्ट में नहीं थी, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जो है स्टार्ट हो रही थी। ओके, ये था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, मतलब रिटार्डेशन होगी, स्पीड कम हो रही होगी। स्पीड बढ़ रही थी तो ऐसे था ऊपर के लिए, सिंपल सी बात है। जब स्पीड घट रही होगी तो ऐसे नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, नीचे के लिए स्लोप होगा। वेलोसिटी पहले हाई, यहाँ से हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, फिर हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा नहीं, अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे रख लो 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे 0 ही होता है। यहाँ पे 2 सेकेंड्स, फिर 4 सेकेंड्स, ठीक है। पहले वेलोसिटी क्या थी? पहले वेलोसिटी 4 थी, ठीक है, 4 थी ना। 4 से कम होती गई, 2 पे आ गई। कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। ओरिजिन से वेलोसिटी क्या थी? 4, फिर क्या हो गई? कम हुई, 2 सेकेंड में। कितनी कम हुई? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड। फिर नीचे 2 सेकेंड में कितनी कम हुई? ये 0 पे आ गई। आस्ते आस्ते क्या आ गई? 0 पे। 4 सेकेंड में 0 हो गई वेलोसिटी। इसका मतलब जो वेलोसिटी वो कम हो रही है ना, जब वेलोसिटी कम होती है तब हम उसको कहते हैं रिटार्डेशन। लेकिन ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही थी वैसे यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट होगी, रिटार्डेशन होगी। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल मैग्नीट्यूड से वेलोसिटी कम हो रही है। ये देख लो ना, कम हो रही है यहाँ पे वेलोसिटी। नीचे के लिए स्लोप है ना, देख लो, रुको 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 रुको, नीचे के लिए स्लोप है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही, ठीक है। हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब दूसरा है हमारा ये चौथी कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन। जब बॉडी जो होगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम ग्राफ्स ना बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी ये कन्फ्यूज़न जो है ना पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपकी ये कन्फ्यूज़न क्लियर करने की। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्मली इक्वल मैग्नीट्यूड से जो है वेलोसिटी बढ़ रही नहीं है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 2 सेकेंड्स में अगर 2 मीटर पर सेकेंड जो है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इंक्रीज़ हो रही है, तो अगले 2 सेकेंड में जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंक्रीज़ नहीं हो रही है। मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकती है, या फिर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकती है। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं होगी। तब जो होगा, तब कैसा ग्राफ होगा? लेकिन जब बॉडी जो होगी नॉन यूनिफॉर्मली जो है बॉडी इंक्रीज़ कर रही होगी, जो वेलोसिटी है बॉडी की वो इंक्रीज़ कर रही होगी, तब इंक्रीज़ कर रही होगी तो तब क्या होगा? ऐसे स्लोप होगा, अपवर्ड स्लोप होगा, अपवर्ड के लिए कर्व होगा एक, ठीक है। स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा और ऊपर के लिए एक कर्व होगा, ठीक है। जब एक्सेलरेट कर रही होगी बॉडी लेकिन इंक्रीज़ हो रही होगी वो वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही होगी और बॉडी ये वेलोसिटी जो होगी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा कैसा होगा? कर्व होगा, अपवर्ड कर्व होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब दूसरी कंडीशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी,
डिक्रीज का है डाउनवर्ड साइन, ये देख लो कर्व नीचे के लिए जा रहा है, नीचे के लिए जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको हम कहते हैं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म आया नहीं तो कर्व, अगर यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब नॉन यूनिफॉर्म तब कर्व। तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन होती है, नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन, स्पीड वेलोसिटी कम भी हो रही है और नॉन यूनिफॉर्मली भी कम हो रही है, ठीक है। ये भी हो गया। अब हमारा जो है टाइम ग्राफ्स जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हैं पूरे के पूरे ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको वो समझ आई होगी। अब ये दूसरा हमारा क्या है, एक और टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन तो पढ़ा हमने, सर्कुलर मोशन क्या होता है भाई। सिंपल सी बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा या मूव कर रहा होगा तब हम उसको कहेंगे वो सर्कुलर मोशन। पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, जब वो जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उस पाथ पे चल रहा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उस पाथ पे चल रहा होगा, तब क्या होगा, तब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल है क्लॉक की स्पीड जो होती है सेम होती है, हर सेकंड में उतनी स्पीड होती है, ठीक है, और है भी सर्कुलर, होती भी सर्कुलर है ना, स्पीड भी सेम होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। इसका मतलब वो क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं वो, ना कि पूरी की पूरी क्लॉक, ओके। जो स्पीड होती है, अगर हमने अब स्पीड निकालनी होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, किसी की स्पीड निकालनी होगी तो हम क्या लेते हैं, जब स्पीड होती है, स्पीड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा इसका सर्कमफ्रेंस, ये बाउंड्री उसका डिस्टेंस होगा ना, जितना हमने डिस्टेंस कवर किया ये। और सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2πr। किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, तो अपॉन टाइम टेकन, ये आ गई इसकी स्पीड, सिंपल सी। डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस आ गया और टाइम का टाइम ही। आर क्या होता है, हमारा रेडियस होता है सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है। ये भी हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब है हमारा मास और वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, कई से बंदों को ये बहुत कन्फ्यूज़न होती है मास और वेट में, दोनों को एक ही समझने लगते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंस है मास और वेट में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेशली आपके सिलेबस में ये जो जितनी भी मैंने टर्म्स पढ़ाई ना, स्पेशली आपके सिलेबस में मैंशनड है, इनमें से कुछ ना कुछ आ ही सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मास और वेट क्या होता है। मास क्या होता है, किसी बॉडी का, कोई बॉडी है उसमें कितना मैटर है, मैटर कितना है उसमें, हर चीज़ तो मैटर से बनी है, ठीक है, जो भी चीज़ है वो मैटर से बनी है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, मास में मैटर है और मैटर में मास है, दोनों जो टर्म्स है ना रिलेट करती हैं एक दूसरे से। मास क्या हुआ, किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी है मैटर की, उसे हम कहते हैं मास, और वो जहाँ भी जाओगे वो सेम ही रहेगा, मास हमारा कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब हम हैं, हमारी बॉडी है, हमारा वेट चेंज हो सकता है, क्यों हो सकता है वो मैं आगे, लेकिन मास नहीं हो सकता। मास तभी चेंज हो सकता है जब हमारा कोई पार्ट ऑफ बॉडी मिस है, जैसे हमारे बेचारे का पहले हाथ था, कोई ऑपरेशन हुआ, हाथ नहीं रहा, तब हमारा मास चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा वेट, ये क्या बोलते हैं, अगर कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हो, मास हमारा चेंज कभी नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन हमारा कहीं भी मास चेंज नहीं होता। जैसे अर्थ पे भी हमारा वही मास होगा, मून पे भी वही मास होगा, मतलब स्पेस में कहीं भी जाओ ना, मास हमारा वही होगा। मास जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है। और जो किसी भी बॉडी का मास होता है ना, वो उसकी इनर्शिया से मेज़र किया जाता है, इनर्शिया से, इसीलिए हम अपने मास को इनर्शियल मास भी कहते हैं, ठीक है। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, अब ये किसी डायरेक्शन में तो नहीं होगा ना, मास किसी डायरेक्शन में तो नहीं होगा, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मास कभी नेगेटिव हो सकता है, सोचो खुद, कॉमन सेंस लगाओ, मास कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो लेकिन हमारा वे, अब देख लेते हैं मास का ऐसा यूनिट क्या होता है। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम।
हम अपने मास को रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम के साथ, और किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, केजी। ठीक है। अब वेट क्या होता है? मास तो हो गया कि हमारी बॉडी में कितना, किसी भी बॉडी में, हमारी नहीं, किसी भी बॉडी में, कोई लिविंग नॉन लिविंग थिंग ही ले लो, किसी भी बॉडी में कितना मैटर है, ये हो गया मास। अब वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स है। क्या है वेट? फोर्स। वेट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब हमारी बॉडी को या किसी भी बॉडी को जो फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है ना, सेंटर की तरफ चिपका के रखती है ना जो फोर्स, उसे हम कहते हैं उस बॉडी का वेट। अगर हमारा वेट नहीं होगा ना, हम भी स्पेस में, जैसे स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स उड़ते क्यों रहते हैं, वहाँ पे वो फोर्स कम होती है। हमारी अर्थ में वो फोर्स है, और उस फोर्स को हम कहते हैं उस बॉडी का वेट। और वो किस फोर्स की वजह होती है? अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हमारा वेट होता है। ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ की अकॉर्डिंग जो होता है हमारा फोर्स क्या होती है? फोर्स ही है ना, वो भी एक फोर्स ही है। फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास तो हमारा सेम ही रहेगा, जहाँ भी जाएंगे मास सेम होगा। लेकिन 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 हमारी अर्थ पे या कहीं भी जो हमारा वेट होगा, फोर्स क्या होगा? अब फोर्स क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? अर्थ पे एक्सेलरेशन क्या होगी? जो हम खड़े हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी फोर्स क्या बन गई? F इक्वल्स टू mg। और वही फोर्स क्या थी हमारी? वही फोर्स हमारा वेट था। इसका मतलब वेट क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब मास जो होगा हमारे कभी चेंज नहीं होगा, और अर्थ पे हमारा वेट कहीं पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि अर्थ के कहीं अलग अलग पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, चेंज करती रहती है। ठीक है। तो हम वेट की ये डेफिनेशन ले लेते हैं। वेट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमें अर्थ के साथ, अर्थ पे जो है टूवर्ड्स अट्रैक्ट करके रखती है, वो आ जाता है हमारा वेट। वेट को हम डिनोट करते हैं W के साथ। तो वेट हमारा क्या डिफाइंड हुआ? फोर्स क्या थी ऊपर? mg। तो वही फोर्स ही हमारी वेट भी होती है, तो वो वेट क्या आ गया? mg आ गया। SI यूनिट होता है हमारे वेट का, न्यूटन ही होता है। SI यूनिट हमारे वेट का न्यूटन होता है। हो गई ना कन्फ्यूजन? हो गई ना। हम बोलते हैं कितना वेट है भैया आपका? 80 kg, 50 kg, ऐसे ही बोलते ना। लेकिन आगे से ये गलती नहीं करना। वेट के न्यूटन्स हैं, वेट के यूनिट्स हैं न्यूटन। केजी मास के यूनिट हैं, मास के यूनिट हैं केजी। ओके। तो 1 न्यूटन क्या, हम 1 न्यूटन किसको डिफाइन करेंगे? 1 न्यूटन हम डिफाइन करेंगे 1 kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मतलब 1 न्यूटन वो फोर्स होगी जो 1 kg के मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। समझ आया ना? हाँ, आ ही गया होगा। ओके। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, किसी भी बॉडी के जो वेट होगा ना, वेट ऐसी फोर्स होती है जो डाउनवर्ड लगती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अगर ऊपर के लिए वेट लगता तो हम ऊपर छत के साथ, अपने घर के छत के साथ क्यों नहीं ऊपर अटैच होते, नीचे ग्राउंड के साथ ही क्यों अटैच होते? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो हमें वेट जो होता है, हमारा वेट जो हमारी वेट होती है फोर्स, वो हमें डाउनवर्ड लगती है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है। ठीक है। हॉरिजेंटली डाउनवर्ड लगती है ना, हम नीचे खड़े नहीं होते, लेटे हुए होते। ठीक है। अब वेट होते क्या? वेट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? अभी तो हमने देखा कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी है, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी है, पर डायरेक्शन भी है। इसीलिए वेट जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। वेट जो होगा किसी बॉडी का वो डायरेक्ट, ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे पॉइंट्स में याद रख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। तो वेट जो होता है किसी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना किसी बॉडी का मास होगा उतना ही उसका वेट होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वही होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो लेकिन मास डिफरेंट होता है, इसीलिए जो होता है वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी बॉडी के मास का। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा वेट। ठीक है।
हाँ, अब जो किसी बॉडी का वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस वैरी करता रहता है। अर्थ पे जो वेट होगा वो हमारा वेट मून पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। हमारी अर्थ पे कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेते हैं हम इसको, लेकिन मून पे उतनी नहीं होती है। इसका मतलब जो हमारा वेट अर्थ पे होगा वो हमारा वेट मून पर नहीं होगा। वेट जो होगा हमारा चेंज करता रहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, लेकिन अर्थ पे सेम ही होता है। अर्थ पे, क्योंकि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है चेंज नहीं होता। ठीक है, अब हमारे वेट के ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है? जो हमारी फोर्स है ना, फोर्स के और वेट के ग्रेविटेशनल यूनिट सेम होते हैं, क्योंकि वेट भी तो एक तरह की फोर्स ही होती है ना, इसीलिए उसके ग्रेविटेशनल यूनिट सेम होते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट होते हैं KGF, किलोवाट, किलोवाट तो वो आ गया ना पावर, किलोग्राम फोर्स या फिर किलोग्राम वेट, इसको हम ये भी कह सकते हैं, किलोग्राम वेट भी कह सकते हो, किलोग्राम फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और 1 kgf या 1 kg वेट जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो 1 kg मास के ऊपर लगती है। 1 kg मास के ऊपर जब 1 kg वेट जो 1 किलोग्राम वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, तब हम उसको कहेंगे कि ये 1 kgf फोर्स है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट है ना, जो ये 2 पॉइंट्स, ये बहुत ध्यान रख याद करने वाले पॉइंट है, इसको कोई ट्रिक तो है नहीं। ठीक है, 1 kgf में 9.8 न्यूटन होते हैं। 1 kgf में 9.8 न्यूटन होते हैं और 1 kgf में 980 डाइन्स होते हैं। CGS यूनिट्स तो पता है ना, फोर्स के डाइन होते हैं, जो 10⁵ होता है शायद। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स। वैसे ही 1 kgf इक्वल्स टू 980 डाइन्स और 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकती है आपको ये वैल्यू, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, तो रिमेंबर कर लो इसको अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? हाँ, मैंने कहा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अगर अर्थ पे और मून पे वेट सेम होता है तो हम इसको क्यों पढ़ते? मून पे जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट होता है, इसलिए हम उसको डिफरेंट अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो क्या होता है, वो फोर्स होती है जो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करके रखती है। सिमिलरली मून पे क्या होगा? उसका वेट मून पे वही होगा, वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को मून की तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी, वो फोर्स जो उसको मून की तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी वो आ जाएगा उसका वेट। लेकिन मून पे वेट क्या था? अर्थ पे क्या वेट था? mg, मास इनटू ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पे क्या है? वेट ऑन मून, m क्या है? ये मून इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशन। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था अर्थ पे, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ये m क्या बता रहा है हमें? छोटा सा m है ना, ये हमें बता रहा है कि ये जो है मून का वेट है, मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, जहाँ पे gm जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून है। बार बार मैंने ये बात बोली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। जब हमने मून पे अपना वेट निकालना होगा तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपने मास को। ठीक है, m क्या आ जाएगा? मास किसी ऑब्जेक्ट का। तो एक सिंपल सी बात है कि जो हमारा अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मून से ज़्यादा है, मून की बहुत कम है, इसलिए अर्थ पे हमारा वेट जो होगा मून के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि मून पे जो है हमें कम फोर्स अट्रैक्ट कर रही है ना। तो जब हमने अपना वेट कैलकुलेट करना होता है मून पे, तो हम ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दिया गया एक फॉर्मूला है, ये यूज़ करते हैं, जिसमें फोर्स क्या होती है? फोर्स वेट भी वही हुआ, फोर्स भी वही वेट हुआ, जिसमें एक ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है कि हमारे यूनिवर्स में जितनी स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और उसमें जो फोर्स होगी वो उसके मास का मल्टीप्लाई अपॉन रेडियस का स्क्वायर होगा। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है कि g को g इंटू m इंटू m, मतलब m इंटू m क्या? मास ऑफ मून एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ मून एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट
हमने किस किस की फोर्स निकालनी है, ऑब्जेक्ट की और मास, ये ऑब्जेक्ट की और मून की फोर्स निकालनी है ना, तो हम उस दोनों के मास को मल्टीप्लाई करेंगे और जो मून का रेडियस होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, उसके साथ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू के बाद जी क्या है, ये बड़ा जी, कैपिटल जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये सारी जब हमने वैल्यूज़ लगाई, इससे हमें क्या पता चला, इन सारी वैल्यूज से हमें ये पता चला कि जो हमारा वेट होता है अर्थ पे, मून पे, वो 1/6 टाइम होता है वेट ऑफ आवर बॉडी ऑन अर्थ। ये इक्वेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अर्थ के मुकाबले में हमारा वेट मून पे क्या होगा, 1/6 टाइम्स। हमारा जो है 1/6 टाइम वेट जो होगा हो जाएगा मून पे। अगर हमारा यहाँ पे वेट जो है मान लो 30 kg है, ठीक है, कितना है 30 kg, तो मून पे क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो 1/6 के साथ। जब 1/6 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 5 6 5 से 30 होता है, तो 5 आया। इसका मतलब हमारा मून पे क्या वेट होगा 5 न्यूटन। अगर यहाँ पे हमारा वेट क्या है 30 न्यूटन, तो वहाँ पे मून पे हमारा वेट क्या होगा 5 न्यूटन। क्यों होगा, क्योंकि मून पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम है, मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम है, इसीलिए हमारा वहाँ पे जो वो वेट होगा वो कम आएगा। और अर्थ के मुकाबले में कितना कम आएगा 1/6 टाइम्स। ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, आपको समझ तो आई हो गया। ये देखो, ये स्टेटमेंट देख लो, दस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पे जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो 1/6 टाइम्स होगा उसका जो वेट होगा अर्थ के, उसके 1/6 टाइम्स होगा, ठीक है। इसको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे चलते हैं। अब है हमारा सेंटर ऑफ मास। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? इसको हम वो पॉइंट, सेंटर ऑफ मास को हम वो पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे किसी होल बॉडी का मास जो होता है, सपोज करते हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा आता नहीं है रियल में, सपोज करते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का मास जो है इस पॉइंट पे आ गया है, इस पॉइंट पे आ गया है, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। जब ऐसा पॉइंट जो हम सपोज करते हैं, ऐसा पॉइंट कि जिसमें मतलब कि पूरी बॉडी का मास जो है एक जगह पर आके इकट्ठा हो जाए, वो पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे एक बॉडी का मास पूरा मास जो है आके इकट्ठा हो जाए, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। इसकी एग्जांपल है, जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, कार्डबोर्ड को अपनी फिंगर्स पे तो घुमाते, मैंने बड़े सारे लड़कों को देखा है घुमाते थे यार। वो क्या करते थे, उस कार्डबोर्ड का वो सपोज करते थे कि उस कार्डबोर्ड का जो पूरा का पूरा मास है पूरी उस फिंगर पे आ गया है, उस फिंगर पे मतलब आ गया, उस पॉइंट पे जहाँ पे वो फिंगर है उस पॉइंट पे आ गया, तभी तो वो बैलेंस कर पाते थे। किस मतलब कि जो वो घुमा रहे थे वो किस कॉन्सेप्ट से घुमा रहे थे, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट। तब तो ये कंसेप्ट कहाँ पता था, लेकिन अब पता लग गया कि हमारे उसके पीछे क्या राज था, सेंटर ऑफ मास। ओके, जो रेगुलर फिगर्स होती हैं उसका मास, जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो सिंपली जो जियोमेट्रिकल शेप्स होती हैं जो उनका सेंटर होता है ना, वही होता है। मतलब जो उसका सेंटर होगा ना वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब कि वही हम सपोज कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है उसका सारा का सारा वही जो जियोमेट्रिकल सेंटर्स होता है वही उनका जो है सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। अब है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी तक हमने मास का सेंटर देखा था, अब ग्रेविटी का सेंटर। अब ग्रेविटी का सेंटर वही हो गया, वो पॉइंट जहाँ पे किसी बॉडी का होल वेट जो है हम सपोज करते हैं कि होल वेट जो है वहाँ पे कंसंट्रेटेड है, उसी हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे होल वेट किसी बॉडी का जो है लाई करता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, एट द सेम पॉइंट होता है, सेम पॉइंट पे होता है, लेकिन रेगुलर फिगर्स पे। जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल का भी सेंटर ऑफ मास ये है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही है। तो हमारा जो ट्राइंगल है इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है, सेम है। तो ये टॉपिक भी हमारा हो गया। अब हमारा वेटलेसनेस और ज़ीरो ग्रेविटी। वेटलेसनेस क्या होता है? वेटलेसनेस ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हम विदाउट वेट महसूस करते हैं।
वेट के बिना महसूस करते हैं। ऐसी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती जो हमें नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है अट्रैक्ट कर रही होती है। वो कैसी कंडीशंस होती है? जब फ्री फॉल होता है अंडर ग्रेविटी, तब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है ना वेटलेसनेस महसूस करता है। जब फ्री फॉल हो रहा होता है तब वो ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस महसूस करता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब आउटर स्पेस होता है, स्पेस के बाहर होता है, तब भी वो वेटलेसनेस महसूस करता है कोई ऑब्जेक्ट। सैटेलाइट जो रिवॉल्व करती है अराउंड द ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, इन इट्स ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, तब भी वो वेटलेसनेस होती है, ठीक है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ द अर्थ रख लेंगे ना, तब भी वो वेटलेसनेस महसूस करेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होती, ज़ीरो ग्रेविटी होती है, ओके। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज का हाँ, आई होप आपको मेरा लेक्चर और मेरे एफ़र्ट्स दोनों पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर और एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे हमारे चैनल पे जा सकते हैं, और उस पर साइंस के लेक्चर्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और हम आपको वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें जिसका नाम है एजुकेशन फर्स्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।